चलिए स्टार्ट करिए। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आवेश क्या होता है? आवेश क्या बताए थे? जब कोई पदार्थ किसी को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है, या किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, गुण उत्पन्न होता है। यानी वो गुण का नाम क्या था? विद्युतमय हो जाता है। उस विद्युतमय गुण को ही क्या कहा गया था? विद्युत आवेश। क्या कहा गया था? विद्युत आवेश कहा गया था। तो आवेश कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। दो। आवेश के प्रकार कितने प्रकार का आवेश है? दो प्रकार का। चलो, पहला जो है वो क्या है? और दूसरा क्या है? यानी एक आवेश धनावेश हो गया और एक आवेश ऋणावेश हो गया। धनावेश को क्या कहते हैं? पॉजिटिव। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। और इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव। यानी आवेश को क्लियर किया मैं इसके पहले इस क्लास में बता दिया था कि ये बहुत प्राचीन धारणा है। आवेश की धारणा बहुत पहले से ही आया, फ्रैंकलिन, मिल्टन, ये सब बताया। मगर इसके बारे में जो नए कॉन्सेप्ट आया वो आधुनिक परमाणु संरचना उसको क्या करता है, देता है। आधुनिक परमाणु संरचना मतलब जब उन लोगों को पता चला कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तब इसी आधार पर बताया गया कि जब हम क्या करते हैं, एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ते हैं, रगड़ने का मतलब क्या हुआ, घर्षण जनरेट करते हैं, तो फ्रिक्शन या घर्षण की वजह से क्या उत्पन्न होता है? आवेश। क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। अच्छा, आवेश गुण है। आवेश क्या है? गुण है, और कुछ नहीं है। आवेश एक गुण है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को क्या करने लगे, आवेशित करने लगे या खींचने लगे, तो उसी गुण को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश कहा जाता है। ठीक। उसके बाद क्या हम लोग सीखे? आवेश में ये सीखे कि एक आवेश की जो न्यूनतम वैल्यू होती है, मिनिमम कितना आवेश हमें प्राप्त है अभी नेचर से। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश था? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था बताओ जल्दी से? 1.6 × 10⁻⁹ यानी 1.6 उससे 10⁻⁻⁰ कूलम क्या होता है? आवेश इसके ऊपर होता है। चलिए, ये अब तक का प्रकृति में प्राप्त सबसे न्यूनतम आवेश है। अभी कल की क्लास में मैं बताया था ना कि एक कूलम आवेश को इकट्ठा करने में लगभग 200 साल लगेंगे, जबकि हम 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। जब 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड हम लोग दे रहे होंगे, ऐसे देते देते लगभग 200 साल तक देंगे, तब जाकर के कितना कूलम आवेश जनरेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे? एक कूलम। तो आवेश जो इतना छोटा है, कल क्लास में समझाया मैंने कि उसके बारे में, यानी एक कूलम आवेश बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी राशि। उसे इकट्ठा करना, प्राप्त करना एक क्या है, बहुत ही कठिन काम है। एक कूलम आवेश को प्राप्त करना या इकट्ठा करना एक कठिन काम है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेली लाइफ में बहुत छोटे छोटे आवेश पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹ इत्यादि। ऐसे हो गया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के बाद जो माइनस आवेश, इसके ऊपर क्या है? माइनस आवेश। वहीं धनावेश में हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रोटॉन। क्या पढ़े हैं? प्रोटॉन। और इसमें क्या पढ़े? 1.6 × 10⁻⁻⁹ क्या पढ़े? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम क्या होता है? प्लस। प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज। कितना हो गया? क्लियर। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे चल करके कि किसी बॉडी के ऊपर, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर जब हम क्या करते हैं, आवेश उत्पन्न करते हैं, तो उस आवेश की गणना कैसे किया जाएगा? उस आवेश की गणना कैसे किया जाएगा? फार्मूला Q बराबर NE था, प्लस माइनस दोनों था ना। प्लस कब जनरेट होता है? क्या बताया था मैं? जब कोई वस्तु किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, दे, तो उसके ऊपर क्या होता है? प्लस चार्ज। और जब कोई दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या करे, ले ले, तो उसके ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज। फिर इस प्लस और माइनस चार्ज की गणना किस फार्मूले से करते हैं? Q बराबर NE, जहाँ यह क्या है? दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये इतना कवर कर लिए हम लोग। उसके बाद फिर क्या बताया मैं कि जो ये आवेश आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि आवेश क्या है, ई का पूर्ण गुणज है ना, या तो क्या रहेगा 1e, या तो 2e, या तो 3, या तो क्या रहेगा 4e रहेगा। तो आवेश हमेशा ई का पूर्ण गुणज हो, ये कब होता है, जब परमाणु के बाहर हम लोग इस चीज का अध्ययन करते हैं। फिर मैं बताया था नाभिक के अंदर जाते हैं तो आवेश क्या रहता है, ई का पूर्ण गुणज बताया था ना। प्रोटॉन पे क्या होता है 2/3 क्वार्क एंटी क्वार्क। खैर वो स्टैंडर्ड चीजें हो गई, ठीक है, अभी आपके क्लास के लिए नहीं है, मगर ये जानते रहिए कि आवेश जो है वो ई का पूर्ण गुणज है ना। क्या है, कितना है, या तो 1 गुना रहेगा, या तो 2 गुना रहेगा, या तो 3 गुना रहेगा, या तो क्या रहेगा 4 गुना रहेगा। ये हो गया। चलो इसके बाद एक और टॉपिक में बताया था, याद है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है कि घटता है? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, यानी जैसे जो पॉजिटिव बना, जैसे ये मान लीजिए बॉडी में ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया, तो ऐसे कंडीशन क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा जनरेट होगा, प्लस चार्ज तो प्लस जनरेट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसका द्रव्यमान जो है वो कम हो जाएगा, द्रव्यमान माइनस नहीं, द्रव्यमान कम हो जाएगा। खैर ये द्रव्यमान में जो कमी होती है इतनी माइनर, इतनी छोटी होती है कि हम लोग को अनुभव नहीं होता। मगर भाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ कुछ तो द्रव्यमान लेकर के जाएगा ही, इसलिए बोला जाता है कि जो धनावेशित है उसके द्रव्यमान में क्या है, कमी है, और जो ऋणावेशित है उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 4 किलो का हो जाए, ऐसा नहीं है, बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बहुत माइनर बढ़ता है। लॉजिक यही है कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने साथ कुछ तो द्रव्यमान लेकर के आएगा। ये हो गया। फिर क्या पढ़े सर, भूल गए? अरे वो तो नॉर्मल है भाई, समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। उसके बाद मैं आपको समझाया था अच्छे से, क्या समझाया था, धारा। पहले मैं आपको धारा बताया, विद्युत धारा नहीं, क्या बताया था, धारा किसे कहते हैं। तो क्या बताया था, धारा किसे कहते हैं, जब समान गुण वाले, वहाँ एग्जाम्पल मैं दिया था जल की धारा, यानी सब जल ही समान गुण वाले पदार्थ जब एक निश्चित दिशा में गतिशील हो जाते हैं तो उसे धारा कहते हैं। अगर पानी एक निश्चित दिशा में गतिशील हो गया तो क्या बताया था मैं, जल की धारा है ना। जो दूध निकलता है, दूध की धारा। सेम ऐसे ही जब कोई आवेश एक निश्चित दिशा में क्या कर जाए, गतिशील कर जाए, एक निश्चित दिशा में आवेशों का पूरा समूह एक निश्चित दिशा में क्या कर जाए, गतिशील कर जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। उस चीज को क्या कहा गया, विद्युत धारा। यानी आवेशों का पूरा समूह एक निश्चित दिशा में जब क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है, गति करने लगता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। ये धारा होता है। फिर बात ये आई कि हम कैसे जानेंगे कि धारा ज़्यादा है कि कम है, तो क्या पढ़े, धारा का मापन। तो धारा का मापन में क्या बताया ना, धारा की माप, धारा की माप, धारा की माप क्या था बताओ, आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश की मात्रा और बटे क्या, समय, सेकेंड नहीं समय। तो यहाँ से फार्मूला बताना था I बराबर Q/V। फिर मैं आपको क्या बताया, धारा का मात्रक। तो I का मात्रक क्या था बताओ जल्दी से, I का मात्रक पहले बना कूलाम बटे सेकेंड, क्या बना, कूलाम बटे सेकेंड, जिसे क्या कहा जाता है, एम्पियर। एम्पियर क्यों कहा गया है, कूलाम बटे सेकेंड को एम्पियर ही क्यों कह दिए, अरे रोहित तिवारी कह देते हैं। तो जब नाम ही रखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते थे, मगर एम्पियर ही क्यों रखे बताओ। तो जितने वैज्ञानिक होते हैं ना, उनके सम्मान में कुछ यूनिट रखे जाते हैं, जैसे कि बल का मात्रक न्यूटन माना गया। न्यूटन भाई माने जाने क्या थे, साइंटिस्ट, 17वीं सदी के। तो ऐसे एम्पियर भी विद्युत के क्षेत्र में बहुत ही क्या करे, महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इसलिए उनके सम्मान में, उनकी याद में कूलाम बटे सेकेंड को क्या कहा गया, एम्पियर। क्या कहा गया, एम्पियर।
कुलाम भी एक कुलामियन फोर्स होता है, आप 12th में जाएंगे वहाँ पढ़ाया जाएगा। कुलाम भी एक क्या थे, साइंटिस्ट ही थे। तो उनके सम्मान में आवेश का मात्रक क्या माना गया, कुलाम। अब कुलाम में जब सेकेंड इन्वॉल्व हो गया अपान में, तो उसे क्या माना गया, एम्पियर। क्या माना गया, एम्पियर। तो धारा का मात्रक, धारा का फार्मूला क्या है, आवेश की मात्रा बटे समय। धारा का डिफिनीशन मैं बताया था, क्या बताया था धारा का डिफिनीशन, किसी भी परिपथ में अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रत्येकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा की माप ना। अच्छा चलो, फिर फार्मूला क्या बना था धारा का, बताओ। धारा का फार्मूला क्या बना था बताइए। धारा का फार्मूला I बराबर Q बटे T, Q बराबर NE बटे T। कल इस फार्मूले को हम लोग न्यूमेरिकल करें ना, जो बोर्ड में आएगा क्वेश्चन था कराया था नहीं, इस फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। चलिए यहाँ तक धारा हम लोग पढ़ डालें, थोड़ा सा रिविजन करा दे रहे हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। फिर एक क्लास में पूरा आपको विभव समझाया, क्या समझाया, विभव। तो विभव क्या बताया था, कल संडे की क्लास में बताया था ना विभव। डिफिनेशन क्या था, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव। क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो V बराबर विभव, ठीक है। ये थोड़ा सा एट रैंडम आज आपका रिवीजन करा देना जितना आप पीछे पढ़े हैं ना, उसके बाद फिर चलिए जाए। तो विभव किससे शो करते हैं, V से, कार्य यानी W और आवेश यानी Q। कल मैं आपको बताया विभव क्या था, जूल बटे कूलाम, और जूल बटे कूलाम को भी क्या, वोल्ट। क्या माना गया, माना गया। तो जूल बटे कूलाम को क्या माना गया है, वोल्ट माना गया है, ठीक है। फिर मैं आपको कल क्या बताया, विभवांतर। यहाँ तक मैं समझाया कि एक अकेले विभव का कोई अस्तित्व नहीं है। कितना हाई वोल्टेज आप रख लो, अगर अगल बगल आपसे कम वोल्टेज नहीं है तो आपके विभव का कोई मतलब नहीं है। क्या एग्जाम्पल दिया था कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति को, ठीक है, अब वो बहुत पैसा रख लिया, इतना पैसा रख लिया कि कोई है नहीं, मतलब पृथ्वी नीले ग्रह पे सब उसके सामने क्या है, पैसे के मामले में कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं। तो उसे बड़ा अहम हो गया अपने पैसे का कि मेरा वोल्टेज तो क्या है, बहुत हाई है, क्योंकि तुलना हो रहा था। क्या हो रहा था, तुलना। मगर उस व्यक्ति को बहला फुसला करके हम लोग कहाँ भेज दिए, मंगल ग्रह पे। और मंगल ग्रह पे भेज दिए तो क्या रहा, अकेला व्यक्ति। अकेला व्यक्ति है तो कितना भी हाई वोल्टेज आप रखिए, उस आपके वोल्टेज का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं कोई मतलब है, क्योंकि विभव से ज़्यादा मैटर करता है क्या, विभवांतर। क्योंकि जब दो विभवों के विभव का अंतर होता है तभी आवेश का प्रवाह चालू होगा। अगर विभव का अंतर नहीं है तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो बताया था पहली क्लास में, थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूँ बस आपको ना। क्या एग्जाम्पल बताया था कि जैसे मान लीजिए बहुत ढेर सारा पैसा हो गया किसी व्यक्ति के पास, इतना पैसा हो गया कि उसका वोल्टेज बहुत हाई हो गया एज कंपेरिजन, तो पैसे की तुलना में उसका वोल्टेज बहुत हाई हो गया। अब एक बेचारा कामगार कोई व्यक्ति है, मजदूर है, वो क्या करता है, घर का निर्माण, यही मैं बताया था, वो घर का क्या करता है, निर्माण करता है। तो पहले दिन जब वो आएगा, जिस दिन पिलर की फाउंडेशन खुदाई वगैरह होती है, तो क्या रहेगा, मालिक साहब बहुत रॉब में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अरे मेरा काम क्यों करा कि नहीं किया, जो भी है। तो कहेगा जी साहब, बात को मानेगा क्योंकि अभी मालिक साहब का वोल्टेज बहुत हाई है और उस गरीब बेचारे का वोल्टेज एकदम 0 या माइनस में है। मगर जब वो काम करना चालू करते हैं तो काम करने पे क्या मिलता है, इंसेंटिव मतलब भाई आपको श्रमिक मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है ऐसे कंडीशन, बताओ ऐसे कंडीशन क्या होता है, हाँ, तो मालिक का वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, और लेबर का वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा।
तो डे बाई डे क्या होते जाएंगे, इनका पैसा लगेगा। जैसे एक बार गड्ढे की खुदाई हुई, नॉर्मल पैसा लगा 400 रुपये 500 रुपये गड्ढे के हिसाब से, तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन सरिया गिरेगा हैवी पैसा जाता है, जिस दिन ढलाई रहेगा उस दिन हैवी जाएगा। अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि सर्किट में जैसे बल्ब जल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, ये सब लाइट हैं, तो छोटे मोटे काम हैं। और तुम पहुँचे क्या चालू कर दिए, समरसेबल चालू कर दिए, क्या हो जाएगा, ज़्यादा उसको करंट चाहिए, तो दैट मीन्स ढलाई हो रहा है सर्किट का। नहीं समझे इस समय सर्किट का क्या मतलब, हैवी लोड आ गया, क्या गया, हैवी लोड। तो ऐसे ही मालिक साहब जब ढलाई करवाएंगे, छत पड़वाएंगे, तो उनका पैसा एक साथ ज़्यादा लगेगा। तो यानी क्या हो जाएगा, वो मजदूर एक साथ पैसा ज़्यादा पाएगा, तो उसका वोल्टेज और ड्रॉप, और मालिक साहब का और डाउन हो गया वोल्टेज ना। और लास्ट में ऐसे होते होते दोनों बराबर हो जाते हैं। तो वही मजदूर जो फटा चिथड़ा पहन के आता था, वो अब बढ़िया पान खा करके आएगा, और मालिक साहब हमारी तरह खड़े हो जाएंगे टी शर्ट पहन के। हालत क्या है, खराब है। अब उस लेबर से क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, भाई बना लेते ना, अरे यार भाई आज पैसा नहीं है, कर दो, भागते नहीं हैं, इतना पैसा करे यार, तुम्हारा बेईमानी तो नहीं किए, आज थोड़ी नहीं करेंगे। कहेगा अच्छा ठीक है मगर काम है, चला अच्छा तू है तो हर कर देते, और क्यों होत ना करे। मालिक की स्थिति आ गई, अब वो हावी हो रहा है मालिक के ऊपर, पैसा देंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अरे दे देंगे पैसा, है नहीं। तो ये देखो, ये प्रकृति का नियम है, ये तो प्रकृति का नियम है, सबके साथ होता है। मैं कोचिंग को भी लेकर के अपनी क्लास में बताया था कि एक समय आता है कि कोई एजुकेशन क्षेत्र में देख रहे हो, ऐसे ऐसे एजुकेटर हो गए कि कितना ऊपर चले गए हैं, उनका बहुत हाई वोल्टेज है, क्या वो हमेशा उस जगह पे रहेंगे, कभी पॉसिबल भी नहीं है, कोई नहीं रह सकता है, तो वो कैसे रहेंगे। तो ये नेचर का नियम है, और नेचर को ही हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स और कुछ नहीं है, प्रकृति के नियमों का ही तो अध्ययन कर रहे हैं। और वो डे बाई डे हमारे क्या है, डेली लाइफ में भी लगे हुए हैं, बस उस नज़रिए को हमें क्या करना है, समझना है, और क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, तो चलिए, विभव क्लियर, विभवांतर है तभी धारा बहेगा, नहीं तो धारा नहीं बहेगा। एक चीज़ और मिसिंग हो रहा है, क्या याद नहीं आप लोगों को, धारा की दिशा, धारा की दिशा। तो धारा की दिशा किधर था बताइए, हाँ, धारा का दिशा किधर था, इलेक्ट्रॉन, ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर है ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के हिसाब से ही तो धारा की दिशा बताई जाती है, क्यों। तो चलो, धारा की दिशा, अब थोड़ा सा सर्किट बना लेते हैं। क्या था धारा की दिशा, बोलो जल्दी से, इलेक्ट्रॉन या क्लोरीडावेज के प्रवाह के दिशा के विपरीत, या धनावेश के प्रवाह की दिशा में, यही तो धारा की दिशा होती है। इसका मतलब क्या होता है, सर्किट है, एक पॉइंट में ए लिया था ना, और पॉइंट बी लिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा धारा, बताओ जल्दी से। यदि माइनस चार्ज ए से बी की तरफ क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, माइनस चार्ज ए से बी की तरफ, इस पे ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछते हैं ये सब क्वेश्चन। यदि आप ऋण आवेश ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है, तो करंट जो होगा धारा, यानी बी टू ए हो जाएगा ना, किधर हो जाएगा, बी से ए की तरफ हो जाएगा। और यदि सेम यही कंडीशन हो, पॉइंट ए वही हो, पॉइंट बी अपनी जगह पे हो, बस चार्ज हम चेंज करते हैं, अब पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराएं, इसको पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज यदि ए से बी की तरफ चलेगा, देखो पॉजिटिव चार्ज यदि ए से बी की तरफ चलेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, करेंट का डायरेक्शन सेम एज वेल एज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिधर वो पॉजिटिव चार्ज चलेगा, जिधर फ्लो करेगा, उसी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करेंट का भी वही रहेगा, करेंट का भी डायरेक्शन क्या रहेगा इसमें, आई ए से
बी की तरफ। कहाँ रहेगा? ए से बी की तरफ रहेगा। ये धारा की क्या हो गई? दिशा हो गई। ठीक है, चलो ये बना दो, धारा की दिशा बना देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? विद्युत परिपथ। क्या सीखेंगे? विद्युत परिपथ। ये कर लीजिए। इसके बाद एक टॉपिक में पढ़ा रहे हैं ये मत हो कि सर आप पढ़ा क्या पढ़ा, इसे बार बार लिखो। हम इतनी बार आपको समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि याद हो जाएगी। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, चलो आगे लिखो। विद्युत परिपथ, ये इंपॉर्टेंट डाल लो, एग्जाम में आता है। सीधा से डेफिनेशन पूछेगा, परिभाषा। विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ आरेख क्या है? तो विद्युत परिपथ अलग चीज है और विद्युत परिपथ आरेख क्या है? अलग है। देखो, विद्युत परिपथ का डेफिनेशन क्या है कि क्या हो गया? क्या दिक्कत है आपको? साक्षी हंस रही हैं, क्यों संगीता? नहीं, वो ये तो बोली नहीं कि आप पीछे देख रहे हैं इसलिए हम हंस रहे हैं। क्या बोली कि संगीता ज़्यादा हंस रही है? क्या दिक्कत है तुमको? हाँ, लाइटिंग चमक रहा है। अच्छा, बंद करो भाई ये वाला लाइट, बंद करो सभी लाइट। फैन मत बंद करो भैया, नीचे वाला LED सही है। हाँ, वो वाला लाइट जला था। अब क्या दिक्कत है तुमको? सही है। लाइट न रहे तो दिक्कत, ज़्यादा रोशनी हो गया तो दिक्कत। क्या करें? इससे बढ़िया तुम्हें बाहर निकाल के पढ़ाए ना संगीता। हाँ, वो एकदम शुद्ध। ये हो गया। चलिए बात मत करो, यहाँ सुनो। बोले तुम लोग एकदम कड़बड़ करते ही रहो। विद्युत परिपथ आपसे एग्जाम में पूछेगा, इसका टेंशन मत करो। इस चीज़ का टेंशन आप मत करिए कि ऐसे ही जाएगा, नहीं, वो सब इसका सिस्टम है, घबराओ मत। ठीक है, बस आप नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़िए। अच्छा, कुछ देख रहे हैं कि जो है इसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ भाई, मतलब
जैसे अश्वनी है वो बार बार उसी में ध्यान दे रहा है, ये कैमरा मैन चमक रहा है। चलो ठीक है, चमक रहा है। क्या ये ऊपर वाला सही है? हट जाए। देखो विद्युत परिपथ क्या है? ठीक है, तो एक ऐसा बंद परिपथ जो कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित कर दे। एक ऐसा बंद परिपथ जो कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को क्या करता है? निर्धारित करता है, उसी को विद्युत परिपथ कहा जाता है। यानी विद्युत परिपथ के लिए सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि जो सर्किट है वो बंद होना चाहिए। अगर सर्किट आपका क्लोज नहीं है, बंद, जैसे स्विच ऑन ऑफ होता है, क्या होता है? एक स्विच ऑन होता है और क्या होता है? ऑफ होता है। तो ऑन ऑफ वाले कंडीशन का रूल क्या है कि जब आप जैसे स्विच को ऑन कर दिए तो सर्किट बंद हो गया पूरा। बंद होने का मतलब ये नहीं है ऑफ हो गया, नहीं, बंद होने का मतलब सब वायर एक दूसरे से लिंक हो गए। अब वो करंट क्या करेगा? फ्लो करता हुआ चला जाएगा। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ। क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ। तो लिखिए, एक ऐसा बंद परिपथ, लिखो विद्युत परिपथ में डेफिनेशन लिखो जल्दी से। एक ऐसा बंद परिपथ, एक ऐसा बंद परिपथ जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। एक ऐसा बंद परिपथ जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। एक ऐसा बंद परिपथ जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी ध्यान समझना, जब तक सर्किट क्लोज न हो, अब यहाँ पे क्लोज में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बल्ब जल रहा है तो सर्किट इसे क्लोज बोलेंगे। क्लोज मतलब कि एक वायर दूसरे वायर से जुड़ा हुआ है, वो करंट को फ्लो होने दे रहा है। तो इस चीज़ को जब बंद हो जाएगा तभी ये जलेगा। और आपके दिमाग में बंद होना मतलब ऑफ ना, तो वो नहीं। देखो ऐसे सर्किट में समझो, जैसे देखो इधर भी वायर है, इधर भी वायर है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एक स्विच ऐसे लगा रहता है ना। देखो क्या समस्या है? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी ये सर्किट क्या है? ओपन है। क्यों? क्योंकि ये वायर इस वायर से जुड़ा नहीं है। जब ये स्विच जैसे आप ऑन करते हो, ये वायर इस वायर से क्या हो जाता है? टच हो जाता है। और टच होने के बाद जैसे मान लो यहाँ पे हम एक बैटरी जोड़ती है, क्या जोड़ती है? बैटरी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ती है? बल्ब, क्या जोड़ती है? बल्ब जोड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? अब ये करंट को अलाउ कर देगा। अलाउ मतलब कहेगा आप जा सकते हैं ना। करंट इधर से चलता हुआ जब इधर ऐसे घूम करके इधर ऐसे आ जाएगा, इस चीज को क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ। क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ। अब इसी में एक विद्युत परिपथ है और एक विद्युत परिपथ आरेख है। एक परिपथ और एक क्या है? आरेख। तो आरेख का कंडीशन क्या होता है? देखो आरेख में जब हम किसी विद्युत परिपथ में लगे हुए उपकरणों को, आरेख में बोल रहा हूँ, जब किसी विद्युत परिपथ में लगे हुए उपकरणों को हम क्या करते हैं? कुछ विशेष प्रतीक चिन्हों की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। तो उसी चीज को क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ आरेख। जैसे ये क्या है? बल्ब। ये क्या है? बैटरी।
ये क्या है? कुंजी, स्विच, कुंजी से करते हैं ना। तो ये सब उपकरण लगे हुए हैं। तो क्या ये वास्तव में उपकरण रियल में कैसे होते हैं? बल्ब आप देख ही रहे हो, आप ये स्विच भी देख रहे हो, आप सेल भी देखते हो, क्या सेल ऐसे होता है? नहीं। तो इन सभी उपकरणों को कुछ विशेष प्रतीक दिए गए हैं। सभी उपकरणों को क्या दिया गया? कुछ विशेष सिंबल दिया गया है। जब इन्हीं सिंबलों को जोड़ करके हम किसी सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को विद्युत परिपथ आरेख कहा जाता है। तो विद्युत परिपथ अलग चीज है। विद्युत परिपथ क्या है? बंद आरेख, एक ऐसा बंद परिपथ जो धारा को अनुमति करता है कि आप चलो अब प्रवाहित हो सकते हो, ठीक है। और उसमें जो जो उपकरण जुड़े हैं उन सभी को जब प्रतीकों की सहायता से हम प्रदर्शित कर देते हैं तो इसे विद्युत परिपथ आरेख कहा जाता है। जाओ शिवाना पीछे बैठो, जाओ, यहाँ मत कुछ, पूरा खराब हो जाएगा टेबल यार, पूरा टेबल खराब हो जाएगा भाई। जाओ हाथ धो के आओ, जाओ 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 हाथ धो के आओ। और आप लोग इस पे क्यों इतने 5 लोग बैठे हैं? चलो तुम उठो, लेट से आना, चलो उठो, चलो बैठो, चलो 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 उठो। इतना जगह पीछे मगर यहीं बैठ करके परेशान करके क्लास को डिस्टर्ब करे हो। चलो पीछे देखो, देखिए। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? विद्युत परिपथ और विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ क्या है? एक ऐसा बंद परिपथ जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करते हो, विद्युत परिपथ है। और परिपथ आरेख क्या है? उस विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को जब हम विशेष प्रतीकों की सहायता से प्रदर्शित कर देते हैं तो इसे विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली घर में इन्वर्टर है, बैटरी हो गया, बैटरी के धन सिरे से धारा, पता है ना, धारा हमेशा काम करता है बैटरी के धन सिरे से। धन सिरे से धारा निकला, और जब धन सिरे से धारा निकलेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ? इधर से कहाँ आया? स्विच, स्विच से किसमें आया? बल्ब से होकर के फिर यहाँ आ गया। क्या घर में सिर्फ इतने ही उपकरण होते हैं? भाई रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होता है, AC है, जनरेटर, कई चीज़ें हैं। उन हर एक चीज़ का सिंबल बना हुआ फिजिक्स में, और उन सब छोटे छोटे सिंबलों को जब आप दर्शा दोगे तो उसी को क्या कहा जाएगा? विद्युत परिपथ आरेख। क्या कहा जाएगा? विद्युत परिपथ आरेख कहा जाएगा। समझ में आ गया? आ गया ना? चलिए, तो थोड़ा सा लिखिए इसमें, विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख लिखिए, किसी विद्युत परिपथ में जुड़े हुए उपकरणों को, किसी विद्युत परिपथ में जुड़े हुए उपकरणों को जब उस विशेष
चलो तो नहीं, स्टार्टिंग में क्या बोला था? हाँ, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को जब कुछ विशेष ना प्रतीक चिन्हों की सहायता से, प्रतीक चिन्हों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे ही विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। तो इसे ही विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। ठीक है। निम्न चित्र में, यानी बोर्ड पे जो मैं बनाया, निम्न चित्र में परिपथ में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को दर्शाया गया है। निम्न चित्र में परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ उपकरणों को दर्शाया गया है। निम्न चित्र में परिपथ में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को दर्शाया गया है। दर्शाया गया है। देखो फिगर हम फिर से डायग्राम बना दे रहे हैं। इसमें से जैसे आपको जोड़ा जाता है धारा नापने के लिए अमीटर, वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर, और विद्युत ऊर्जा के लिए बैटरी, उसके बाद बल्ब, पंखे, ऐसे कई चीज़ें जुड़ी रहती है। तो एक नॉर्मल विद्युत परिपथ बना रहे हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? ना, जो बड़ी वाली लाइन होती है क्या होती है? प्लस, छोटी वाली लाइन माइनस। एक प्लस हो गया और एक माइनस। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, इसके बाद की कंडीशन में क्या है? सबसे पहले यहाँ देखो, आप बैटरी के प्लस सिरे से जैसे ही निकलेंगे ना, सबसे पहले आपको जोड़ना चाहिए अमीटर। अमीटर कुछ पब्लिकेशन वाले पहले स्विच जोड़ देते हैं, बैटरी के जस्ट बाद क्या जोड़ देते हैं? स्विच। वो भी सही है, यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं? एक स्विच। इसको ऐसे ऐड कर दिए, यानी ये क्या है? ऑन है। फिर इसके जस्ट बाद हम लोग जोड़ते हैं अमीटर। क्या जोड़ते हैं? अमीटर। ना, अमीटर जोड़ दें। फिर अमीटर के बाद क्या जोड़ दें? उपकरण, एक तो बल्ब मान लो, ये बल्ब जोड़ दिए। अब ये बल्ब कितना वोल्टेज ले रहा है, कितने वाट का या कितने वोल्ट का ये बल्ब है, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसी के समांतर क्रम में क्या जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर। क्या जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर। ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे करके आप घूम करके चले जाइए। ये आपका क्या हो गया? विद्युत परिपथ। कौन लड़का बताएगा कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि बैटरी के धन सिरे से धारा निकलती हुई मानी जाती है? अब देखो, बता पाओगे? चलता कौन है बताओ? चालकों में कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन। धनायन नहीं माना जाता चलता, इलेक्ट्रॉन चलता है। ये बताओ, ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन चलेगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इधर से जब इधर जाएगा बताओ, तो धारा कहाँ आएगा? ऊपर से नीचे। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन होता है कि नहीं? बोलो। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ऐसे घूम करके कहाँ आएगा? इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, तो धारा अपोजिट डायरेक्शन इधर चलेगा कि नहीं? इसीलिए हमेशा बैटरी के धन सिरे से धारा निकलता हुआ माना जाता है। अब समझना? अच्छा, अब इसमें भी दो कंडीशन है। क्या बैटरी हमेशा धारा देगी? लेगी नहीं, हाई चार्ज होती है। जब चार्ज होती है तो कहानी उल्टा हो जाता है। यानी देखो अब क्या है, आप ऐसे एक सेल बनाइए, ठीक?
और सेल के धन सिरे से अगर आप धारा ऐसे निकाल दोगे, धन सिरे से ऐसे धारा निकल गया, सर्किट अपना जो भी है उधर की हम बात नहीं कर रहे हैं। इस चीज को बोलते हैं डिस्चार्जिंग बैटरी। क्या बोला जाता है? डिस्चार्ज बैटरी। क्या हो रही है? डिस्चार्ज। हिंदी में से क्या कहेंगे? विसर्जित करना। क्या करना? विसर्जित करना, निकालना। इसे बोला जाता है डिस्चार्जिंग बैटरी। क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग बैटरी। और ये जिसका अपोजिट साइन हम लोग बना दे तो अपोजिट साइन अगर बना देंगे तो क्या कहेंगे? चार्जिंग बैटरी। क्या कहेंगे इसको? चार्जिंग बैटरी। इधर से ऐसे ना, इधर से ऐसे ही जाएगा तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? चार्जिंग। क्या कहेंगे? चार्जिंग। ठीक है, यानी बैटरी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। ठीक है, ठीक है ना। इसे कहते हैं निरावेशित हो रही है। क्या हो रही है? निरावेशित। निरावेशित। और इसे कह रहे हैं कि आवेशित हो रही है। एक चार्जिंग, ये क्या है? चार्जिंग। यानी जब आप मोबाइल वगैरह चार्ज लगाते हैं यही होता है। क्यों ऐसा होता है? भाई मोबाइल की बैटरी कितने वोल्ट की है और आपके बोर्ड का कितना वोल्टेज है? 220 वोल्ट। हाँ, मोबाइल में 220 वोल्ट नहीं जाता है। जो उसका चार्जर होता है उसके वोल्टेज को कम करता है, पता है कि नहीं? 220 वोल्ट अगर होता तब क्या था? तो डायरेक्ट एक वायर लगा करके डायरेक्ट जोड़ देते, उसमें चार्जर की ज़रूरत होती नहीं। हाँ, तो ये क्या करता है, जो इसमें चार्जर पिन के अंदर जो भी प्लेट्स वगैरह लगी होती है सेमीकंडक्टर की, वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ये भी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऊंचाई होता है और एक क्या होता है? अपचाई। एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज को लो में बदलता है और एक ऐसा होता है जो लो को हाई में बदलता है। तो ऐसे उसमें प्लेटें जोड़ करके व्यवस्था रहता है जो कि 220 वोल्ट को क्या करता है? आपके नॉर्मली जो मोबाइल की बैटरी है, जैसे मान लो सपोज करो 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो 10 वोल्ट उसका वोल्टेज क्या रहेगा? 10 से थोड़ा ज़्यादा 15 या 20 वोल्ट लिखा रहता है। चार्जर के ऊपर देखो 35 वोल्ट 40 वोल्ट लिखा रहता है, यानी वो 220 वोल्ट को किस में बदलता है? 35 में। 35 में बदल करके मोबाइल को देगा। अब मोबाइल का वोल्टेज उससे क्या है? कम है, तो क्या हो जाएगा? चार्ज तो हो ही जाएगा। सर जी नहीं समझ में आया? अब एग्जाम्पल सुन लो। क्या एग्जाम्पल में बताऊँगा इसका? जैसे छोटे से बच्चे रहते हैं, छोटे से बच्चे रहते हैं, जब एकदम भूखे रहते हैं तो ले जाओ उनके मुंह में दूध, बड़े आराम से ले लेंगे। और वही लड़का जब 1-2 साल का हो जाता है तो देखो ना कैसे दूध पिलाया जाता है। 2 लोग उसका पैर पकड़ेंगे, 2 लोग उसका हाथ पकड़ेंगे और लेंगे वो गिलास, या उसे क्या बोलते हैं? ऐसे सुतुरी क्या कहते हैं, और ले करके चम्मच, हाँ चम्मच उसके मुंह में डालेंगे। तो क्या है? अब बाहर का वोल्टेज लड़के के वोल्टेज से क्या है? हाई है। अब वो जो चार्जिंग है वो क्या है? चार्ज हो रहा है। और जैसे ही छोड़ेंगे वो डिस्चार्ज कर देता है। डिस्चार्ज तो हुआ, उल्टी कर दिया, डिस्चार्जिंग है। यानी बाहर का वोल्टेज जब सर्किट में जो भी उपकरण जुड़े हैं उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आवेशित होना चालू हो जाएगा, तो उसे चार्जिंग करते हैं। और जस्ट उल्टा हो जाए, अंदर का बाहर से ज़्यादा है तो कहाँ निकल के बाहर। अब क्या होता है? जब लाइट वगैरह कट जाती है, इन्वर्टर हम लोग चालू करते हैं तो क्या हो जाता है? इसका 0 वोल्टेज है, इन्वर्टर का 10-12 वोल्ट की बैटरी है, तो वहाँ से चार्ज इधर आता है, फिर इसमें अपना ये काम करना चालू कर देता है। कुल मिला करके क्या होना चाहिए? सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गतिशील कर देगा एक निश्चित दिशा में, धारा प्रवाह होगा तो करंट काम करना चालू कर देगा। ये आपका क्या है? विद्युत परिपथ आरेख। या विद्युत परिपथ है कि नहीं? हाँ, एक बंद परिपथ है जो कि धारा की दिशा को क्या करता है? अलाउ कर रहा है, निर्धारित कर रहा है, इसलिए विद्युत परिपथ है। इसमें बैटरी, अमीटर, वोल्ट मीटर, बल्ब ये सब जुड़े हैं, इस वजह से प्रतीक चिन्हों की सहायता से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? विद्युत परिपथ आरेख कहा जाएगा। समझ में आ गया? कल की टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह, जैसे बल्ब का क्या होता है, बैटरी का क्या होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, स्विच का क्या प्रतीक है, समझ है? इन सब प्रतीकों को कल हम क्या करेंगे? बताएंगे।